The video content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of your physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। आज की इस वीडियो में हम मेथोट्रेक्सेट टैबलेट के बारे में बात करेंगे, जो कि एक एंटी कैंसर टैबलेट है एंड साथ ही साथ इसका इस्तेमाल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी करा जाता है, जैसे रूमाटॉयड आर्थराइटिस हो गया, सोराइसिस हो गया। एंड मेथोट्रेक्सेट टैबलेट को लेके बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी मिथ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा मेथोट्रेक्सेट टैबलेट को लेके, एंड आपकी सारी मिथ, जो आपकी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, जो आपको कन्फ्यूज़न है, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। एंड अगर आप मेडिकल फार्मा एंड नर्सिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। अब हम बात करते हैं मेथोट्रेक्सेट टैबलेट के बारे में। ये एक एंटी कैंसर टैबलेट है, जिसको आप कीमोथेरेपी एजेंट भी बोल सकते हो, एंड इसको मेथोपेट्रिन के नाम से भी जाना जाता है। एंटी कैंसर के अलावा इसका इस्तेमाल इम्यून सिस्टम सप्रेसेंट के तौर पे भी करा जाता है, मतलब इसको इम्यूनो सप्रेसेंट भी बोला जाता है, जिसका इस्तेमाल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में करा जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में जो हमारी अपनी इम्यूनिटी है वो अपने ही अगेंस्ट काम करने लगती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की आपको एग्जांपल दूं तो जैसे रूमाटॉयड आर्थराइटिस हो गया, जिसको आप गठिया बोल देते हो, एंड इसीलिए इसको DMARD के नाम से भी जाना जाता है, मतलब डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, DMARD के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम इसकी टैबलेट की स्ट्रेंथ की बात करें तो 5 स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg एंड 15 mg। ये स्ट्रेंथ आपको अलग अलग स्ट्रेंथ, अलग अलग डिजीज़ कंडीशन के हिसाब से ये स्ट्रेंथ चूज़ करी जाती है एंड पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी जाती है। अगर हम ब्रांड्स की बात करें, कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आपको फॉलीट्रैक्स मिल जाएगा, मैक्सेट मिल जाएगा, मैक्स्ट मिल जाएगा, ओनकोट्रैक्स मिल जाएगा, रैमट्रैक्स मिल जाएगा। इसके अलावा और भी जेनरिक एंड ब्रांडेड मार्केट में ब्रांड आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अब हम इसके अगर यूजेस के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इसका इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में करा जाता है। ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। सो कैंसर जैसे ल्यूकेमिया हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, लिम्फोमा हो गया, ऑस्टियोसार्कोमा हो गया, ऐसे कैंसर्स में इसका इस्तेमाल करा जाता है। जो इसका नेक्स्ट यूज़ है वो है ऑटो इम्यून डिजीज़ में इसका काफ़ी इस्तेमाल करा जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक रूमाटॉयड आर्थराइटिस, जिसको आप गठिया भी बोल देते हो। इसके अलावा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड मेनली एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पेरीफेरल आर्थराइटिस में इसका इस्तेमाल करा जाता है। रूमाटॉयड आर्थराइटिस गठिया में आपको पता है जो जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सूजन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एक और ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसको सोराइसिस बोला जाता है, जो कि एक स्किन की प्रॉब्लम है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। सोराइसिस में स्किन के ऊपर लाल चपटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। सोराइसिस में इसका इस्तेमाल करा जाता है इसके सिम्टम्स को कम करने के लिए। ये सोराइसिस का परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये सोराइसिस को परमानेंट ठीक नहीं करेगा मेथोट्रेक्सेट, लेकिन उसके सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा अर्थराइटिस सोराइसिस जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस कंडीशन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट यूज़ है उसमें भी जैसे जो हमारा नेक्स्ट यूज़ है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल करा जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो फ्लोपियन ट्यूब में भी, जो फ्लोपियन ट्यूब होती है उसमें ही बेबी की डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। सो उसको रोकने के लिए मेथोट्रेक्सेट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करी जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सेल की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है एंड जो प्रेगनेंसी है वो एंड हो जाती है। ये इसके सारे के सारे मेजर यूजेस हैं। अगर हम डोज की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक हाईली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, मतलब इसको हमेशा एक बहुत ही अच्छे बहुत ही सुपीरियर डॉक्टर के अंदर, फिजिशियन के अंडर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो आपके लोकल RMP डॉक्टर हैं, अगर वो आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो डोज़ है, जैसा मैंने आपको बताया, ये कीमोथेरेपी एजेंट है। इसकी जो डोज़ है वो अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाती है तो आपको सीवियर साइड इफ़ेक्ट ये कर सकती है। अगर हम इसकी डोज़ की मेडिकल पर्पस के लिए अगर मैं आपको इसकी डोज़ की इन्फॉर्मेशन दूं तो इसको 1 वीक में 1 टैबलेट इस्तेमाल करी जाती है। मतलब अगर मंडे को पेशेंट को टैबलेट दी जाती है, फिर जो नेक्स्ट डोज है वो नेक्स्ट मंडे को पेशेंट को दी जाएगी, मतलब 1 वीक में 1 ही टैबलेट इस्तेमाल करी जाती है। एंड इसको कैंसर में अगर हम बात करें तो 12 वीक से लेकर 52 वीक्स तक इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो तब 3 से 4 वीक तक इसको डॉक्टर
प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड जो इसकी स्ट्रेंथ है, जैसे 2.5 mg की, 5 mg, 7.5 mg की टैबलेट है, जो स्ट्रेंथ है वो पेशेंट की कंडीशन देख के डिसाइड करी जाती है कि पेशेंट को कौन सी स्ट्रेंथ की टैबलेट देनी चाहिए। जब इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक रूमाटॉइड अर्थराइटिस में दिया जाता है तो इस टैबलेट के साथ पेशेंट को NSAID जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं वो भी दिए जाते हैं पेन को कम करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि जो जब कैंसर में दिया जाता है एंड जब इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ में दिया जाता है, डिफरेंस क्या है। जब इसको कैंसर में प्रिस्क्राइब करा जाता है, इसकी जो डोज होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लाइक 500 mg, 1000 mg, इतनी ज़्यादा हाई इसकी डोज होती है। लेकिन जब इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ लाइक रूमाटॉइड अर्थराइटिस में देते हैं, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सोराइसिस हो गया, इसमें देते हैं तो इसकी डोज़ बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से डोज़ कम होने की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट के चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। लेकिन कीमोथेरेपी एजेंट के तौर पे अगर इसको इस्तेमाल करा जाता है तो इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हम आगे बात करेंगे। एंड जब मीथोट्रेक्सेट को दिया जाता है, एक बात बहुत गौर करने वाली है, जब भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करा जाता है तो उसके साथ में पेशेंट को फॉलिक एसिड की टैबलेट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी पेशेंट को मीथोट्रेक्सेट दी जाती है तो ये बॉडी में जाके जो फॉलिक एसिड की अब्जॉर्प्शन है उसको कम कर देती है। तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होने का खतरा होता है, इसलिए पेशेंट को फॉलिक एसिड टैबलेट भी दी जाती है। एंड साथ ही साथ जब भी मीथोट्रेक्सेट पेशेंट को दी जाती है, ब्लड टेस्ट करवाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेगुलरली हर वीक में 1 से 2 बार अपना जो ब्लड टेस्ट है वो करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट में हम बात करते हैं क्यों ब्लड टेस्ट करवाने ज़रूरी है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम जब शॉर्ट टर्म के लिए इसको इस्तेमाल करा जाता है तब क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं। नोज़िया वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, टायर्डनेस, बॉडी बहुत थका थका फील करती है, टायर्ड फील करती है, नंबनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। जो WBC है उसको ये कम कर देता है, इसलिए ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा स्किन ब्रोकन की प्रॉब्लम आ जाती है, स्किन फटने लगती है, स्किन के ऊपर रैशेस की प्रॉब्लम आ जाती है, माउथ ड्राई होना शुरू हो जाता है या फिर मुंह में छाले होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा लगती है पेशेंट को। एंड अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करा जाता है तो लॉन्ग टर्म के इसके जो बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं, हाई डोज में अगर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करा जाता है तो हार्ट अटैक की ये प्रॉब्लम कर देता है। देखा गया है कि जब इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करा जाता है तो 30% पेशेंट को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने आसपास के RMP डॉक्टर से अगर आपको ये प्रिस्क्राइब कर रहा है तो बिल्कुल भी मत लें, एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें फिर इसको इस्तेमाल करें। साथ ही साथ ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड टेस्ट करवाना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपके जो HB हीमोग्लोबिन लेवल है उसको डाउन कर देता है, कई बार आपके WBC जो लेवल्स हैं उसको डाउन कर देता है, इसलिए ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर पहले से ही लो HB है आपका तब भी इसको इस्तेमाल ना करें। फॉलिक एसिड, जैसा मैंने आपको बताया कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कर देता है, फॉलिक एसिड की टैबलेट साथ में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जब आप पेशेंट को साथ में फॉलिक एसिड टैबलेट देते हैं उसकी वजह से जो उसके मुंह में छाले हो रहे हैं उसमें भी उसको रिलीफ मिलेगी। एंड इसके नोज़िया वॉमिटिंग, जैसा मैंने आपको इसका साइड इफ़ेक्ट बताया, पहला ही साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको बताया, तो नोज़िया वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए साथ में इसको वॉमिटिंग की टैबलेट भी कई बार दी जाती है। अब हम मिथ के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ इसके बारे में मिथ है। सबसे जो पहली मिथ है, इसको लो डोज इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हाई डोज इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसका सबसे सही आंसर ये है कि पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है उसको कौन सी स्ट्रेंथ की टैबलेट देनी चाहिए। अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें तो उसमें हाई डोज इस्तेमाल करी जाती है, लेकिन अगर हम ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में बात करें तो उसमें लो डोज दी जाती है। जो सेकंड इसमें मिथ है कि ये लिवर फेल कर देता है जब भी इसको इस्तेमाल करा जाता है। लिवर फेल ये नहीं करता। जब इसको आपका एक अच्छा डॉक्टर इसको डोज एडजस्टमेंट करके प्रिस्क्राइब करे तो कभी भी ये लिवर फेल नहीं करेगा जब इसको लो डोज में इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन अगर किसी को पहले से ही लिवर किडनी की प्रॉब्लम है तो वो इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करे या फिर इसको डेली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लिवर फेल की कंडीशन तब आती है जब बिना डॉक्टर के कंसल्ट के पता होता नहीं है लोगों को, तो वो किसी भी RMP डॉक्टर से लेके डेली इसको इस्तेमाल करते हैं तो तब लिवर फेल की प्रॉब्लम आ सकती है। जो हमारा नेक्स्ट मिथ है वो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कर देता है। जैसा मैंने आपको इसके साइड इफ़ेक्ट में बताया, जब इसको हाई डोज में लंबे समय तक इस्तेमाल करा जाता है, लॉन्ग टाइम तक, तब ये 30% पेशेंट में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कर देता है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करें, बार बार मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब इसको छोड़ दिया जाता है तब ये फिर से अर्थराइटिस, जो रूमाटॉइड अर्थराइटिस है, फिर से ये रूमाटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इसको जब भी छोड़ा जाता है इमीडिएटली नहीं छोड़ा जाता। जो आपके
क्वालिफाइड वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं वो इसकी जो डोज है वो धीरे धीरे कम करते हैं, जिसकी वजह से बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती एंड जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो सिम्टम्स हैं वो बाद में नहीं दिखते। इसके अलावा एक मिथ और है, जब भी मेथोट्रेक्सेट इस्तेमाल करी जाती है जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेनली डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि इसको जब भी आप कंज्यूम करना छोड़ देते हो उसके नेक्स्ट 3 मंथ तक आप प्रेगनेंसी कंसीव मत कीजिए। उसके बाद आप 3 मंथ के बाद प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है, इसको अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। डेली जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको अल्कोहल को छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट मिथ ये है कि इसके साथ कोई भी लाइव वैक्सीन जो उसका इस्तेमाल नहीं करा जाता, ये बिल्कुल सही है। जब भी इसका इस्तेमाल करा जाता है तो लाइव वैक्सीन्स जैसे मिज़ल्स की, मम्प्स की, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा हो गया, जिसमें जो लाइव वैक्सीन्स होती है, लाइव वायरस होते हैं उसमें, उसको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ब्रांड टू ब्रांड, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ प्राइस वेरी कर सकता है, लेकिन जो 7.5 mg वाली टैबलेट है, 10 टैबलेट मार्केट में 140 से लेके 150 रुपीज़ के आसपास मार्केट में मिल जाएगी। सो ये थी A to Z इन्फॉर्मेशन मेथोट्रेक्सेट टैबलेट को लेके। आई होप कि आपकी सारी जो मिथ है वो क्लियर हो गई होगी, आपकी मिस इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी, लेकिन हमेशा इसको एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके कंज्यूम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ऐसी मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।